नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ट्रेंड चेंजर में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो ट्रेंड चेंजर में आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो राजधानी पटना स्थित एसके पुरी में है। और एसके पुरी में ये जिस घर पर हम खड़े हैं ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ही मानव बना है। और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर यहाँ के जो घर के मालिक हैं कृपा शंकर जी, वो काफी संजीदा हैं। और कैसे इन्होंने अपने घर को पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया है और क्या कुछ काम ये कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और उनसे बातचीत भी कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। कृपा शरण जी के घर के अंदर हम प्रवेश किए हैं और इस घर के अंदर प्रवेश करने के बाद जिस एहसास की अनुभूति आपको होगी वो काफी अच्छा होगा। और खुशनुमा माहौल तैयार कर रहा है ये जो छोटे छोटे पौधे हैं जो यहाँ पर गार्डनिंग की गई है। और देखिए स्लोगन क्या लिखा है, हुजूर को क्या ऑक्सीजन बॉक्स भारी लग रहा है। ऊपर एक व्यक्ति ऑक्सीजन बॉक्स का सर पे लिए हुए और इसमें पेड़ लगा, यानी संदेश साफ है कि ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है अभी कोरोना काल में, इसकी उपयोगिता और कैसे इसको लेकर किल्लत होती है ये देखने को मिला। और अब जो पेड़ पौधा जिससे सहज ही हमें ऑक्सीजन यानी जीवनदायिनी जो हवा है वो मिलती है, उसका हम लोग महत्व नहीं समझ पाते या गौर नहीं कर पाते। तो देखिए हमारे दाहिनी ओर किस तरीके से यहाँ पर गार्डनिंग की गई है और खूबसूरत जो फूल हैं पौधे हैं वो है। इसके अलावा अलग तरीके से डिजाइन करके सजाया गया है। इसमें जो स्लोगन लिखे गए हैं, वृक्ष कह रहा है आपसे, मैं तुझे जल देता हूं, फल फूल देता हूं, प्राण वायु देता हूं, कृपया तू मेरा प्राण ना ले। यानी वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई है उस पर कटाक्ष यहां पर किया गया है। आप इस घर के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो कृपा शरण जी ने ऐसी व्यवस्था की है जिसमें सारी सीख भी आपको मिलेगी और पेड़ पौधों को लेकर जो संजीदगी है यानी पर्यावरण को कैसे हम बचाएं और पर्यावरण से कैसे लाभ लें, वो कैसे हमारे उपयोगी है, इसके महत्व को समझाया गया है हर कदम पर। और अलग अलग स्लोगन भी यहाँ पर है, आप इन स्लोगन को देखकर और उस पर पढ़कर ये जो महत्व है इसका वो समझ सकते हैं। और बिहार सरकार लगातार जल जीवन हरियाली को लेकर बातचीत करती है। जल जीवन हरियाली मिशन चलाया गया है और राजधानी पटना में ही कृपा शरण जी का जो घर है वो जल जीवन हरियाली के महत्व को सहज ही समझा रहा है और अलग अलग स्लोगन भी लिखे हैं। एक संदेश देने की कोशिश की गई है। बगल में सड़क है जिस पर आवाजाही लगातार होती रहती है, प्रदूषण भी फैलता रहता है, लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में कैसे यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है इसको आप बखूबी देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं सहज ही मन को आनंदित करते हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर भी आपको पता लग रहा होगा कि ये तस्वीरें जब तस्वीर से इतनी सुंदर एहसास की अनुभूति करा रहा है तो वाकई जब आप यहाँ पर इसके सामने आएंगे और इस गार्डन में बैठेंगे तो आपको कितनी आनंद की अनुभूति होगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया कर्मठ नागरिक किस तरीके से काम करता है तो उसके पौधे लहलाते हैं। वहाँ काहिल नागरिक की भी बात की गई है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। काहिल नागरिक हमेशा दिक्कत और परेशानी बताता है और वो कैसे एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और खासियत ये है यहाँ पर कि कृपा शरण जी ने जो वेस्टेज है यानी जो कबाड़ है उसको भी व्यवहार में लाकर उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खूबसूरती बढ़ाई है। तो साफ तौर पर जो संदेश देने की कोशिश हुई है कि कोई भी चीज़ जो है जो कबाड़ भी है उससे भी खूबसूरती आपको दी जा सकती है और सजावट की जा सकती है। बीचों बीच शहर में इतनी व्यस्तम सड़कें हैं और उसके बगल में जो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है और ऐसी गार्डनिंग की गई है ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आखिर कैसे ये विचार इनके मन में आया और कैसे इन्होंने इस पूरे सजावट को तैयार किया है, अपने घर को एक तरीके से कहा जाए हरा भरा बनाया है। तो जल जीवन हरियाली का ये साक्षात उदाहरण है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये गार्डन की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि कितनी शिद्दत से इसे सजाया संवारा गया होगा। हमारे पीछे देखिए यहाँ पर भी स्लोगन लिखा है, नीचे ये फूल है मैं भी फूल हूँ, ये पौधा है मैं भी पौधा हूँ, तू मेरा सौदा मत कर। यानी पेड़ पौधे की कटाई पर ये कटाक्ष किया गया है कि पेड़ पौधे बेवजह नहीं काटे जाने चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा
संदेश यहाँ पर देने की कोशिश हुई है। और शहर के बीचों बीच अमूमन इस तरीके से व्यवस्था नहीं दिखती है और लोग आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ते चले जाते हैं और अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ते हैं, जो प्रकृति है उससे काफी दूर चले जाते हैं। और ऐसे में कृपा शरण जी ने बीच का एक रास्ता जो बताया है कि आधुनिकता के दौर में भी शामिल हो और बीचों बीच शहर में रहते हुए और प्रकृति से जो नजदीकियां बढ़ाई है और प्रकृति से जो नजदीकी रिश्ता कायम करने की कोशिश हुई है, वो अपने आप में एक नायाब उदाहरण है। और अब हम चलेंगे और कृपा शरण जी से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि वो आइडिया कैसे उनके दिमाग में आया और कैसे ये पूरा जमीन पर उतरा है। तो चलिए अब कृपा शरण जी के पास हम चलते हैं और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस हरे भरे वातावरण को तैयार कराया है और उसमें किस तरीके से अपना योगदान दिया है और ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि शहर के बीचों बीच इस तरीके की जो कल्पना है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से आइडिया आया और कैसे उन्होंने इसे तैयार किया है, इसकी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कृपा शंकर जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। माफ कीजिएगा, कृपा शरण जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। कृपा शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले कशिश न्यूज़ पर। कृपा शरण जी, जो ये हमने अभी तस्वीर दर्शकों को दिखाई या फिर जो वातावरण आबो हवा यहाँ का दिखाया, तो इस गेट के अंदर प्रवेश करने से ही एक कूल कूल एहसास होता है। हाँ, तो है क्या कि वहाँ का वातावरण या पेंट, रंग, पौधा, ये सभी कूल करता है। मनुष्य को तनाव क्यों होता है? गंदगी से तनाव क्यों होता है? हरियाली के कमी से। अगर ये घर में रहेगा तो वहाँ तनाव नहीं होगा। मेरे यहाँ कभी तनाव किसी को नहीं होता है। सब अच्छे अच्छे पद वाले लोग आकर मेरे यहाँ बैठते हैं केवल शांति के लिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। चलिए हम आपसे बातचीत भी करेंगे थोड़ा और इस जो गार्डन है इसका आनंद भी लेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी आपने बात कही कि तनाव नहीं होता है और आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसमें तनाव, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम तरीके की दिक्कतें लोगों को होती है, तो ये कैसे सहायता करता है इसमें? तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तनाव से झगड़े होते हैं, तो तनाव उसको शांत कर देता है। तो हरियाली के साथ रहने पर आदमी को तनाव नहीं होगा। यानी प्रकृति के करीब कैसे रहा जाए ये आप जानते हैं। हाँ, प्रकृति में हर चीज, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, ये सभी मनुष्य का सहयोगी हैं। अब वो नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन दुर्भर हो जाएगा। लेकिन प्रकृति मनुष्य का सहयोगी है, तो मनुष्य को भी तो प्रकृति के करीब होना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में ये कहाँ से आइडिया आया? आप इतने बीचों बीच शहर में इस तरीके की परिकल्पना की और उसको फलीभूत भी किया। ये मेरा बचपन से ही है। जो हर व्यक्ति को ईश्वर किसी खास काम के लिए धरती पर भेजते हैं और उसी काम को करना चाहिए, उसी में उसका दिल लगेगा। तो हम हर आदमी, जैसे हम ही अपना उदाहरण दे दें कि हमको जनरल एजुकेशन में मन नहीं लगता था। मैं बचपन में लड़के गुल्ली डंडा खेलते थे तो मैं चिड़ियों के पीछे भागता था, सौंदर्य दे करके पेड़ पौधों को लगाता था। तो उसमें हमारी माँ जो दुखी रहती थी कि और बच्चों के साथ ईमेल क्यों नहीं करता है, लेकिन मेरी प्रकृति तो भिन्न थी। तो मेरे ननिहाल के मेरे मामा से बात कही तो मामा कहे कि एक आर्ट्स कॉलेज पटना में है जिसमें इसका ही होगा। मैं जब यहाँ आया तो गांव में तो मैं अंधकार में था, लेकिन आर्ट्स कॉलेज में आया तो जो मुझे प्रकाश मिला वो प्रकाश कभी धूमिल नहीं हुआ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो एक बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकृति के करीब रहा जाए। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो भागम भाव है, जो आपाधापी चल रही है उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त आदमी को रेस में शामिल कर देती है और ऐसे में प्रकृति के करीब होना काफी महत्वपूर्ण और जरूरी है। तो क्या एक आदमी इन सब के बीच प्रकृति के भी करीब रह सकता है? हाँ, खूब रह सकता है। प्रकृति के बीच रहने में उसको आनंद होगा तो उसको रहना चाहिए प्रकृति के बीच। प्रकृति का सेवा करनी चाहिए, चाहे अपना पेड़ हो चाहे पराये का पेड़ हो, मुझे उसे जिंदा रखना है। क्या कि ये सब का कर्ज में मनुष्य के ऊपर है, ये सभी मनुष्य का सहयोगी हैं।
सभी मनुष्य के सहयोगी हैं, लेकिन ना मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है। तो नहीं समझ पा रहा है तो उसी का तो फल मनुष्य को मिल रहा है। गर्मी, पर्यावरण का ऐसे वायु प्रदूषण, ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। आज तभी मनुष्य उसमें सुखी रह सकता है जब हम प्रकृति का सेवा करेंगे। चलिए आइए आपसे हम कुछ और बात करेंगे। ये जो हरा भरा आपने यहाँ पर बनाया है, हाँ। तो हरियाली बहुत ज़रूरी है। बिहार सरकार का एक मिशन है जल जीवन हरियाली, और आप उससे पहले से यहाँ पर जो हरियाली है उसको बना कर रखे हैं। तो कभी इस पर कोई चर्चा बातचीत हुई? हाँ, बातचीत होती है, मीडिया वाले भी आते हैं, पेपर वाले भी आते हैं, सभी आकर घूमते हैं। मोहल्ले के लोग भी जो डीएसपी हैं, बुजुर्ग हैं, वो आकर शांति के लिए मेरे यहाँ बैठते हैं। और हम अपने कैमरा पर्सन आशीष जी से भी कहेंगे कि वो जरा दिखाएं ये जो यहाँ पर व्यवस्था है कि कैसे यही ये बैठने का जो एरिया है, और इस एरिया में शाम को सभी लोग बैठते हैं। और हम भी आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर इसका आनंद लोग लेते हैं। और ये शाम को जब गणमान्य आसपास के वो यहाँ पर आते हैं कि शांति की अनुभूति हो इस आपाधापी भरे जीवन के दौर में। हम भी इसके अंदर आएंगे। घर के अहाते में जो ये व्यवस्था इन्होंने की है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और एक यहाँ बेड लगा है और कुर्सियाँ लगी हैं, टेबल लगा है। लोग यहाँ पर आते हैं और बैठकर बातचीत करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। और हम भी यहाँ पर बैठेंगे और कृपा शरण जी से बातचीत करेंगे और भी जानेंगे यहाँ के खूबियों के बारे में। कृपा शरण जी, अक्सर पहले गांव में देखा जाता था कि लोग शाम को एक तरीके से कहा जाए चौपाल तरीके से लगता था, लोग शाम को आके वहां पर विषय वस्तु पर चर्चा करते थे। और ये राजधानी पटना में, इतने व्यस्तम शहर में जहां किसी को मौका समय नहीं है, और आपने जो ये अरेंजमेंट किया, जो व्यवस्था की है, कितना अच्छा लगता है जब शाम को लोग आके इस पर चर्चा करते हैं। तो शाम में आते हैं, सभी लोग बैठते हैं, अपना अपना विचार रखते हैं और शांति महसूस करते हैं। बस मात्र शांति के लिए लोग आता है, शांति की अनुभूति यहाँ पर करते हैं। और एक और विशेष चीज हमने आपके यहाँ देखी है, जो कबाड़ को व्यवहार में लाकर आपने उसको सुंदर स्वरूप दिया है। ये कैसे आइडिया आया? कोई चीज़ बेकार नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक आम की डाली निकला तो उसका हम सांप बना देंगे, कोई ऐसी पत्ती है उसका खाद बना देंगे, हम रोड पर फेंक देंगे तो रोड की गंदगी होगी, तो उसका हम सुंदर रूप दे देते हैं। और जैसे ईंटा पत्थर, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, वो क्या है? वो कबाड़ है, फेंका जाता रोड पर, लेकिन मैं उसको रोड पर नहीं फेंका, मैं उसे पहाड़ का रूप दे दिया। तो कोई भी चीज़, एक छोटा टुकड़ा भी लोहा का हो, कांटी भी हो, वो टेढ़ी हो गई हो कांटी, उसको फेंकिए मत, कारण कि वो किसके पैर में गड़ेगा, टिटनेस होगा। अगर लोहा कितना कठिनाई से मिलती है, प्रकृति का देन है, और उसको हम बर्बाद कर दें, तो मैं क्या करता हूँ कि सब कील कांटे को इकट्ठा रखता हूँ, कबाड़ वाले को मैं दे देता हूँ, वो फिर उसका कोई रूप दे देता है। अगर हम फेंक दें तो प्रकृति में लोहा हम पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए एक ईंटा पत्थर हम रोड फेंक दें, वो कहाँ जाएगा? सामान्य आदमी कह देगा कि गड्ढा में फेंक देंगे, फिर गड्ढा भर जाएगा तो पानी कहाँ से चापाकल में मिलेगा। इसलिए हर चीज़ का उपयोग है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। कबाड़ को व्यवहार में लाकर आपने सुंदर स्वरूप उसको दिया है। लेकिन जो ये आइडिया आपके दिमाग में आया और इतना सुंदर आपने यहाँ पर सजाया है इसको, काफ़ी व्यस्तम शहर के बीचों बीच आपका घर है और बावजूद उसके ये स्वरूप आपने दिया है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन जो है कितना महत्वपूर्ण है, कोरोना काल में सब लोगों ने देखा है। तो क्या संदेश आप देंगे लोगों को? हर एक लोगों के इतना ज़्यादा सब जगह तो वो स्पेस नहीं है, लेकिन कम से कम पेड़ पौधे किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे हम हर मानव, हर प्राणी जो है प्रकृति का देन है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि उस प्रकृति को संजोना, काहे कि और प्राणी तो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य को ये इससे दिए हैं प्रतिभा कि आप प्रकृति को सेवा करे। प्रकृति में जैसे चिड़िया है, उसका सेवा करे। चिड़िया, गौरैया कितना उपयोगी प्राणी है। मान लीजिए कि एक धान का खेत है, गेहूं का खेत है, उसमें कीड़े जो होते हैं वो क्यों चिड़िया खाती है, तो चिड़िया के साथ साथ कौआ है, गिद्ध है, या हर प्राणी है, वो मनुष्य के सहयोगी है। तो उस सहयोगी प्राणी का सेवा करना मेरा कर्तव्य है।
अगर वो नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे कि ऐसे नासमझ आदमी बोल देगा कि हम दवाई छिड़क देंगे। तो धान के खेत में आप दवाई छिड़िएगा, गेहूं के खेत में दवाई छिड़किएगा, तो उसको फिर आप ही घुमा कर खाइएगा, अब फिर आपको हानि करेगा। तो उस गौरैया को क्यों नहीं करेंगे, कौआ को क्यों नहीं करेंगे, वो गिद्ध को, आज गिद्ध लुप्त हो गया है, कौआ भी लुप्त हो रहा है, आज गौरैया भी लुप्त हो रही है। मैं अभी गांव गया, खोज रहा था गौरैया कहाँ है, कहीं एक भी गौरैया नहीं, जबकि आंगन में भरी रहती थी गौरैया। तो उपयोगी प्राणी है, किसी प्राणी का हम लोग को दुख देने का हक नहीं, बल्कि उसका सेवा करना चाहिए। और अगर वो नहीं रहेगा तो मानव का जीवन एक दिन दूभर हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि कैसे प्रकृति ने जो चीज़ें दी है उसको हमें सहेजना है और उसका संरक्षण करना है। इस पर और भी हम बातें करेंगे और इन्होंने क्या क्या खास चीज़ें यहाँ पर बनाई है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और जो तमाम सजावट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जगह जगह पर इन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। एक कृपा शरण जी, हमारे दाहिनी तरफ एक स्टैचू बना है, ये क्या संदेश दे रहा है? ये संदेश ये दे रहा है कि अगर मनुष्य में सहयोग की भावना होगी तो कोई मनुष्य दुखी नहीं होगा। एक अंधा एक लंगड़ा जंगल में रहता था, जंगल में आग लग गई तो दोनों जल जाएगा। तो अंधा कहा कि भाई तुम को, लंगड़ा कहा इसको, हम दोनों एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ तो गए। देखिए, ये कितनी सुंदर सीख भी यहाँ पर दे रहे हैं कृपा शरण जी, और एक तरीके से कहा जाए एक अद्भुत परिकल्पना इन्होंने यहाँ पर की है और उसको जमीन पर उतारा है। और कृपा शरण जी ने जो ये गार्डनिंग और ऐसे साज सज्जा की है, प्रकृति की जो अनुपम छटा है उसको दिखाने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और हमारे दाहिनी ओर जो डिज़ाइन बने हैं और जो पहाड़ की जो रचना की गई है, एक तरीके से कहा जाए जो ओरिजिनल पहाड़ तो नहीं है लेकिन कृत्रिम पहाड़ ही है, लेकिन एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश हुई है। हम इसके बारे में इनसे जानेंगे कि कैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, नदी के बारे में बताया गया है और स्लोगन जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं नदी हूं, तुमने मुझे नाली बना दिया, अब तुम नाली का पानी पियो। कृपा शरण जी, क्या ये जल प्रदूषण को लेकर ये स्लोगन है? जल प्रदूषण का लेकर के है, कोई चीज़ हम फेंक देते हैं नदी में डाल दो, कूड़ा है नदी में डाल दो, क्या नतीजा हुआ कि नदी खत्म हो गई। उस कूड़ा क्यों डालने का चाहिए, उसको तो उपयोग कीजिए, हर चीज़ का उपयोग है। और इसके अलावा वायु प्रदूषण को लेकर भी आपने लिखा है, मधुर ध्वनि जीवन देती है और कर्कश ध्वनि जीवन लेने वाली है, इसको भी लेकर संकेत आपने यहाँ दिया। हाँ, तो माइक बजता है, चाहे धार्मिक में हो चाहे शादी विवाह में हो, माइक फुल वॉल्यूम में बजता है तो उससे तनाव बढ़ता है। वही है कि माइक 3 गो बज रहा है, आदमी बेहोश होकर गिर गया है। चलिए, तो एक अच्छा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश हुई है। और कृपा शरण जी के बारे में हम बता दें, ये कलाकार हैं, मतलब कला इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और पेंटिंग भी करते हैं। और इनके पेंटिंग को भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है, जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। ये पेंटिंग आप करते हैं और दिल्ली में जो झांकी निकलती है उसको भी लेकर आपने अपने विचार दिए हैं। दिल्ली के झांकी का डिजाइन देते थे, फिर गवर्नमेंट का जहाँ अधिवेशन होता था सारा हिंदुस्तान में घूमकर मकान का डिजाइन देते थे, कश्मीर से लेकर आसाम तक। तो कश्मीर से लेकर आसाम तक आपने डिज़ाइन दिए हैं और जो सरकार की जो व्यवस्था है उसमें भी आप शामिल रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी बाहर से लोग भी घूमने आते थे आपके इस कृति को देखने के लिए। हाँ, बाहर के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस का आदमी आया तो लिखा डायरी में, विजिटर्स बुक में लिखा कि सपनों का घर। जरा हम दिखाएंगे दर्शकों को भी आप इस विजिटर बुक में क्या क्या लिखा है और इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये किस तरीके से जो विजिटर्स बुक में उसमें लिखा गया। द बेटर इंडिया ने अपने कमेंट में लिखा है, पटना का ये घर नहीं है किसी टूरिस्ट प्लेस से कम। और इसके अलावा जो विजिटर्स बुक में लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए हैं, अमेरिका, फ्रांस और अलग अलग जगहों से लोग पहुंचकर उन्होंने अपने कमेंट लिखे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है लोगों ने, आज के समय ऐसा घर बहुत कम मिलता है, बस ये अद्भुत है, देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। और प्रियंका दुबे रुकनपुरा और ऋतु सिंह मीठापुर से इन्होंने ये लिखा है।
और बिहार से और भारत के अलग अलग कोनों से लोग तो यहाँ आते हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और विजिटर्स बुक में अपनी बातें उन्होंने लिखी है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी लोग यहाँ पर पहुँचकर अपने विजिटर्स बुक में अपनी राय लिखी है और किस तरीके से यहाँ पर लिखा है इसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पर्यावरण को बचाया जा सके और इनका प्रयास सराहनीय है, ऐसे कमेंट्स इसमें लिखे गए हैं। तो बहुत अच्छा है, ये आपकी कार्यों की सराहना हो रही है। और एक और बड़ा सवाल कि उम्र के इस पड़ाव में अभी भी आप इतने एक्टिव हैं, क्या ये प्रकृति से नज़दीक ही इसका कारण है? इसका मूल कारण है प्रकृति से नज़दीक। हम तनाव नहीं लेते हैं, किसी भी रूप में होगा हम उसको शांति से सुलझाते हैं। और मनुष्य उसको नहीं, मेरा 90 बरस उम्र हुआ लेकिन फिर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। जितना ही क्षमता हो वो मैं करता हूँ। मेरा माली नाम जोगेंद्र है, मेरे माली का, वो सही है। तो वो लेबर था, मजदूरी करता था, लेकिन उसका स्वभाव देखे, उसका गुण देखे तो हम कि नहीं, तुम लेबर का काम नहीं करोगे, तुम सौंदर्य का में करो। और सब काम करता है, ईमानदारी भी होता ही है। अभी ऐसे कोरोना काल में सभी मजदूर बेकार हो गए, लेकिन वो तो मजदूर नहीं बेकार हुआ है। तो इस सब का मदद करना चाहिए, इन सब का मदद इन सब की करनी चाहिए। और यहाँ पर जो माली हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लगता है आपको यहाँ पर काम करके? हमको तो बहुत खूबसूरत लगता है कि हरदम इसी में लगल रहें। तो कैसे सजाते हैं पेड़ पौधा को? हाँ, सजाते, जहाँ जो कमी है वहाँ पर हम रख कर सजाते हैं उसको। तो बाहर इतनी गर्मी होती है, अभी 3-4 दिनों पहले पटना में 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 43 डिग्री टेम्परेचर था। और आपको उस समय अंदर अच्छा एहसास हो रहा था? नहीं, हमको तो यहाँ आते हैं तो हमको कुछ नहीं बुझाता है, हमेशा लगता है कि ठंडे में हैं हम। और प्रकृति के बीच आपको रखते हैं कृपाशरण जी, तो इनके साथ रहना और प्रकृति के बीच रहना और घर परिवार से दूर हैं, फिर भी कैसा लग रहा है? मन खुश लगता है यहाँ से आकर, हमको सब चिंता दूर हो जाता है। प्रकृति के बीच रहने पर सारी चिंताएं दूर हो जाती है। ये यहाँ पर जो योगेंद्र जी हैं, जो इन पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, ये उनकी देखभाल करते हैं और इनको ऐसा एहसास होता है मानो तनाव इनसे कोसों दूर चला गया। और यही प्रकृति से करीब रहने का एक बड़ा तोहफा कह लीजिए इसको। और एक तरीके से कहा जाए कि ये बहुत ही बेहतरीन ये व्यवस्था है जिसमें प्रकृति के करीब कैसे आदमी रहे, इसको दर्शाया गया है और इसको फलीभूत किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि राजधानी पटना में काफ़ी व्यस्तम इलाका है ये, और इसके पूरी का इलाका है, बगल में सड़क है, काफ़ी व्यस्तम, बावजूद इसके शहर के बीचों बीच ये प्रकृति प्रेम को दर्शा रहा है। और प्रकृति प्रेमी कृपाशरण जी ने ऐसी गार्डनिंग और ऐसी व्यवस्था की है और अलग अलग संदेश दिए हैं। इसे निश्चित तौर पर एक बेहतरीन संदेश जाता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि शहर में प्रकृति से करीब कैसे रहा जा सकता है। कहते हैं किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और कृपाशरण जी के साथ भी शायद ऐसा ही है। और इनकी धर्मपत्नी इस वक्त हैं यहाँ, हम उनसे सीधे मुखातिब होंगे और जानेंगे कि कैसे ये सहयोग करती हैं। कैसे आप इस काम में सहयोग करते हैं इनको? पूरा सब मैंने हम ही को सारा तो पर सुख रहा ही हो रहा है, कुछ नहीं तो हम ही पूरा ध्यान रखते हैं मालिक को। मैंने सारा सब कुछ ही करना, जा करके छत पर देखना ही करना, कौन में पानी है कौन पे रहना है। हमको रहता है कि सब मैंने पेड़ नया नया लगते रहे तरह तरह का। मतलब ऐसा एहसास होता है कि जितने पेड़ पौधे हैं सब आपके बच्चे की तरह हैं, ऐसा लगता है? हाँ इसीलिए आप भरपूर ख्याल रखती हैं इसका जी। और कृपाशरण जी जो ये करते हैं तो आपको कैसा लगता है कि प्रकृति के इतना करीब आपको शहर के बीचों बीच रखे हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। और शहर के बीचों बीच जो ये प्रकृति प्रेम का नज़ारा इन्होंने दिखाया है, ये इनको भी बहुत ही भाता है। और कृपाशरण जी के घर में जो व्यवस्था है और जो गार्डनिंग जिस तरीके से की गई, हमने आपको एक एक चीज़ दिखाई और बहुत खूबसूरत दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस गार्डन के बीचे बीच बच्ची पढ़ाई कर रही है और पेंटिंग कर रही है, यानी शांत वातावरण में सुकून भरे माहौल में पढ़ाई की जाती है। और ये बच्ची कैसे पेंटिंग कर रही है प्रकृति के बीच, इसका कितना सुंदर मन इसको लग रहा है इसमें, ये इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका?
परी, बहुत अच्छा नाम है। परी, आप यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं? लोग टेबल कुर्सी पर घर में पढ़ाई करते हैं, यहाँ क्यों पढ़ाई कर रही हैं? मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है इस गार्डन में पढ़ाई करना। गार्डन में पढ़ाई करना काफी अच्छा लगता है। अच्छा, तो और पेड़ पौधा और फूल जो है ये देखकर कैसा लग रहा है? यहाँ पर पढ़ाई आप कर रही हैं, अच्छा लग रहा है। खेलती भी हैं इस गार्डन में आप? हाँ। चलिए, तो परी का ये कहना है कि घर में जो मेज कुर्सी पर पढ़ाई होती है उससे ज्यादा सुकून और ज्यादा अच्छा यहाँ पर पढ़ाई करने में, पेंटिंग करने में लगता है। तो बच्चे भी प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं आप इसको देख सकते हैं, और बड़े को तो करना ही चाहिए। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस व्यस्तम जिंदगी और लाइफस्टाइल में प्रकृति से दूर होते लोग जा रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। और इसको देखने के बाद कम से कम प्रकृति से करीब आने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और प्रकृति जो है वो मानव के लिए हमेशा सारी जरूरतों को पूरा करता है, और ऐसे में मानव का भी ये परम कर्तव्य बनता है कि वो प्रकृति का ख्याल रखे। तो हमने आपको दिखाया कि कृपा शरण जी ने कैसे यहाँ पर प्रकृति प्रेम को दर्शाया है, और प्रकृति के करीब आकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और शहर के बीचों बीच जिस तरीके से प्रकृति प्रेम का नायाब नमूना इन्होंने पेश किया है, वाकई में ये काबिले तारीफ। और इसको देखकर कम से कम सभी लोगों को ये जरूर प्रण लेना चाहिए कि इतना ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 पौधे जरूर लगाएं अपने गार्डन में, और प्रकृति के करीब आने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मिशन चलाती है, और अगर सरकार के संज्ञान में ये चीज आए हमारे माध्यम से, तो जरूर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार, बिहार सरकार खास तौर पर कृपा शरण जी के इस कामों की सराहना करे, और इनको इस काम को आगे बढ़ने में मदद मिले, और ताकि जो बाकी लोग हैं वो इससे प्रेरणा ले सकें और प्रकृति के मनुष्य काफी करीब आने की कोशिश जरूर करें। फिलहाल हमारा खास कार्यक्रम ट्रेंड चेंजर में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।